डकरा एजुकेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज इस सेमिनार में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर मुकुल शर्मा हनुमानगढ़ से। आज के जो एक बेहतरीन टॉपिक रखा गया है पोस्ट कोविड को लेकर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया जो कोविड के समय भय से आक्रांत थे हम सभी लोग। इवन मैं अपनी बात बताऊं कि मैं तो पेशेंट ही देखना बंद कर दिया। कोई भी पेशेंट आता, अगर सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तुरंत कोविड। और डॉक्टर का ये गवर्नमेंट का भी सर्कुलेशन था कि आप इस तरह के अगर पेशेंट से रूबरू होते हैं, आपके पास आते हैं, तुरंत उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस या कोविड सेंटर में भेजें। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद, प्रशासन का धन्यवाद और मेडिकल से जुड़े हुए उन लोगों का धन्यवाद, जो लोग जुड़े हुए थे उन सभी का धन्यवाद कि हम सभी के सहयोग से ये काम उससे उभरे हैं। अब आता है कि पोस्ट कोविड के बाद के जो सिनेरियो हैं, जो परिदृश्य हम लोग या जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं वो लोग जो सामना करते हैं, वो कौन से सिम्टम्स है, कौन से लक्षण आते हैं। जो मरीज एक बार कहता है कि कहीं वैसा तो नहीं। आज मैं बहुत बिजी था ऐसे ही एक पेशेंट को लेकर, जो आज मेरे टॉपिक, उसकी अगर खांसी सामान्य व्यक्ति सुनता है तो वो आक्रांत हो जाता है। इतने में एक पैथोलॉजिस्ट मेरे क्लिनिक में विजिट किया। वो पेशेंट को देखे, वो 2 मिनट उसको देखा और वो चले गए डॉक्टर साहब ने बाद में। तो वो जहन में वो चीज अभी है कहीं ना कहीं, जो ये जानते हैं किस तरह से रोग, जिन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल में देखा है। ऐसे कौन से सिम्टम्स है? तो पहला जो सिम्टम्स आता है कि आपको शुरू में सर्दी जुकाम के रूप में उसको अनुभव करते हैं, लेकिन वर्तमान में वो कोविड वाला सिम्टम्स नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे ही या अभी का जो मौसम है, दिन जो है गर्म होता है, रात थोड़ी ठंडी होती है। ऐसे में आप देखेंगे अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो पेशेंट होते हैं खांसी की, सर्दी जुकाम की। सुबह उठे तो बहुत सारे छींकें आ रही हैं। आंखें पहला प्रश्न ये होता है, डॉक्टर साहब में कोविड तो नहीं? हमें कहना पड़ता है नहीं, कोविड नहीं, ये मौसम की वजह से ऐसा होता है। कि नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोविड हुआ था। अच्छा, फिर कोविड के बाद कौन कौन से आपको? सर एक तो वीकनेस बहुत फील होता है, जैसे ही कुछ काम वाम करते हैं वीकनेस बहुत फील होता है। दूसरा ये होता है कि सर बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब जॉइंट पेन होता है। अच्छा, और बस इतना। फिर कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब कोविड हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे ही थोड़ी सी ठंड लगती है तो श्वास प्रॉब्लम होती है। किस तरह से श्वास प्रॉब्लम? दमा जैसा होता है, बार बार घना श्वास लेना पड़ता है कि नहीं डॉक्टर? तो कैसा होता है डॉक्टर? खींच के लेना पड़ता है श्वास को, इस तरह? अच्छा, इस तरह से लेना पड़ता है। तो ये जो लक्षण जो मैंने अभी बताए हैं, ये लक्षण, और ये जनरली क्या हो रहा है, जो ऊपर, ऊपर बोलने का मतलब ये है कि अपर रेस्पिरेटरी, जनरली गले में, नाक में, आंखों में, ये सिम्टम्स अभी के जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको देखने को मिलता है। तो हमारे ट्रीटमेंट के बहुत सारे फील्ड हैं। मॉडर्न एलोपैथी है,
और जो दूसरे जो अल्टरनेटिव सिस्टम है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है, सिद्ध है, यूनानी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सारी चिकित्साएं हैं। इन सब को मिला के अगर पैथोलॉजी जो पढ़ते हैं, सबका पैथोलॉजी, रोग उत्पन्न होने के जो कारक है, वो लगभग लगभग सभी का एक ही है। तो अगर रोग उत्पन्न होने का कारक एक ही है, तो उसके ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। तो रोग के कारक एक है, तो उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसके भौतिकीय जो कार्य कार्य की है, वो एक ही है। तो अब आता है कि ये जो हमारा शरीर है, रोग से रक्षा करने वाला तंत्र किस क्या कहते हैं? तो हमारे पास जवाब ये होता है कि हमारे शरीर में, या हमारे शरीर में प्राकृतिक ने एक ऐसा एक सिस्टम दिया है, ऐसी एक प्रतिभा दी है, ऐसी एक शक्ति दी है, जिस शक्ति के माध्यम से हम स्वस्थ रहते हैं। तो प्रकृति की जो शक्ति है, जो हमें दी है, जिसके माध्यम से स्वस्थ रहते हैं, उसको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या आयुर्विज्ञान में, जिसको हम ये कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सिंपली कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब इम्यून सिस्टम का भी एक एनाटॉमी है, इम्यून सिस्टम की एक फिजियोलॉजी भी है। अगर इम्यूनिटी की जो एनाटॉमी है, तो इसका मतलब उसके अंदर उसकी संरचना क्या क्या है। तो उसकी संरचना की अगर बात करते हैं, तो आप या हम ये पाते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कारक है जो किसी तरह के भी इन्फेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने वाला जो सिस्टम मानव शरीर में या जीव के शरीर में काम करता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिसके एनाटॉमी की बात करें, तो एनाटॉमी के अंदर हम पाएंगे कि ये कौन कौन इसमें भाग लेता है। तो पहला आता है बोन मैरो। हमारे हड्डी के अंदर पाए जाने वाले मज्जा को बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होते हैं, और स्टेम सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल प्रोसिक्यूशन या न्यूट्रोफिल्स मान लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जिसके अंदर से एक सेल्स डेवलप होता है, जिसको आप ये कहते हैं, या ये कह सकते हैं, जिसको नेचुरल किलर सेल। क्योंकि बहुत डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि यहाँ मेडिकल पढ़ाना नहीं है हमें, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके संरचना में कौन कौन से सेल्स कारगर और कौन कौन से सेल्स इसमें सम्मिलित हैं। जिसके अंदर एक नेचुरल किलर सेल है, जो स्टेम सेल बोन मैरो में से डेवलप होता है, और वो फिर हमारे रुधिर धारा में प्रवेश करके जो अगेंस्ट इसके पैथोजन के क्रियाशील होता है। और इस क्रियाशील के अंदर फिर कौन कौन से फेज काम में आता है, उसके अंदर काम मैक्रोफेज क्या करता है, जो पैथोजन है, वो पैथोजन क्या करता है, वो गल्फ करता है, ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है। इसके माध्यम में कि जब नेचुरल किलर सेल एक्टिव हो जाता है, तो उससे सम्मिलित इम्यूनो सिस्टम के अंदर दूसरे जो सेल्स जो हैं, जिसको लिम्फ नोड्स या उसमें और सम्मिलित कर सकते हैं कि और कहाँ-कहाँ से हमारे इम्यूनो सिस्टम डेवलप होते हैं। तो उसके अपन कह सकते हैं लीवर से है, स्प्लीन है। ये सब से निकलने वाले वो सेल्स जो पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, वो सब इम्यूनो सिस्टम के अंदर आते हैं। तो जैसे ही नेचुरल किलर सेल एक्टिव होता है, तो हमारे 2 तरह के सेल्स को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसके अंदर सी एक्टिव प्रोटीन
रिलीज करने वाला जो पैथोजन है उसको ट्रैप करता है। तो नेचुरल सेल से हमें को क्या मिला? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज वो आइडेंटिफाई करता है सी रिएक्टिव प्रोटीन को, और सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करता है? बैक्टीरिया को ट्रैप करता है। और जैसे ही ये बैक्टीरिया को ट्रैप किया तो मैक्रोफेज स्टेज जो है उसको एंगल्फ करता है, पकड़ लेता है, जिससे हमारे जो पैथोजन जो हमारे बॉडी ने एक्सेप्ट किया है या हमारे बॉडी में प्रवेश किया है उसको किल करता है। तो किल करने की ये जो प्रक्रिया है यही इम्यून सिस्टम के अंतर्गत है। इसमें किसी भी प्रकार से अगर कमी आती है तो हमारे शरीर क्या करता है? हमारे शरीर में पैथोजन अपना सेल्स करने लग जाता है, So, और फिर हम रोगग्रस्त होते हैं। तो इसमें आता है साइटोकाइनेज, आता है नेचुरल किलर सेल है, मास्ट सेल, बेसोफेल, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे पैथोलॉजी के अंदर, इम्यूनिटी पैथोलॉजी के अंदर सम्मिलित हैं। ये सब एक्टिव होना शुरू होता है। अब जब इसकी कमी होती है तब जाके, और कमी कब होती है? अब आता है कि इन सब सेलों की या इम्यून की एनाटोमी में जब कमी आती है, तो कमी कब आती है? कमी तब आती है जब ये वीक हो। वीक कब होता है? जब इनको पोषण नहीं मिलता है। तो इनके पोषण के लिए हमें क्या करना चाहिए? और इस इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने का या कमजोर करने का और कौन कौन से कारक है उसके अंदर? हमारे रोज मिलने वाले रेडिएशन से, चाहे वो रेडिएशन किसी का तरह का भी हो सकता है, चाहे एक्सरे है या रेडियो एक्टिव तत्व से है या मैग्नेटिक वेव से है, चाहे टीवी से है, ओवन से है, हमारे मोबाइल से है, ये सब जो है हमारे इम्यूनिटी को वीक करता है या कमजोर करता है। तो इसके पोषण के लिए क्या करना चाहिए? तो पोषण के लिए questions ले लें, हमें कुछ ऐसे questions ले लें। भोजन ग्रहण करना चाहिए। डॉक्टर सरकार, जी। क्या हम कुछ क्वेश्चंस ले लें अब, जी। यस। सो दैट हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर अगर लेंगे तो सबका एक पर्पस पूरा हो जाएगा सेशन में आने का। सो डियर लीडर्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पोस्ट कोविड जो भी हमें सिम्टम्स, जब हम बात करते हैं लोगों से या हम अपने आसपास देखते हैं, तो हमें कुछ सिम्टम्स, जैसा डॉक्टर सरकार ने बताया, वीकनेस का होना, जॉइंट पेन का रेगुलर कंप्लेंट आना, ब्रीदिंग में रेस्टलेसनेस का होना, इम्यून सिस्टम आने वाले अटैक्स को, जो जिसे हम कहें मौसम के बदलाव को भी नहीं झेल पा रहा। सो आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ सवालों को हम लेकर के उसके आंसर लेंगे, उसके बाद अगले सवाल। तो कोशिश करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा और टू द पॉइंट हम आंसर देंगे, तो कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले पाएंगे। तो रियली आप हैंड रेज कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर सरकार अपनी बात को आगे करें रखेंगे। एंड अगर आपके कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अगर सवाल नहीं है विच मीन्स कि आप डॉक्टर सरकार के टॉपिक को कंप्लीट सुनना चाहते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका सवाल है तो वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट या उससे जुड़ी हुई चीज की जानकारी हम आप तक पहुंचा पाएंगे। पर्पस यही है, कॉमन प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करें सो दैट आपके लिए एटमी बिजनेस में कामयाबी का रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। रमेश पाठक जी का हैंड रेज हुआ है। सर, आप अपनी बात कह सकते हैं। हेलो।
हाँ जी सर, जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सभी टॉमियों को। मैं सर जो है रत्नेश पाठक मुंबई से हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन था कि ये तीनों जो आप बता रहे हैं, हीमोहिम, स्पिरुलिना, ओमेगा 3, वैसे मैंने तो मेरे मिसेस को पैरालिसिस था क्या है, दवा चल रही है उसके। अभी तक तो मैंने जो है ये न्यूट्रासिटिकल मिक्स और प्रोमोग्रेनेट और ये स्प्रुलिना भी मैंने मंगाया है, लेकिन उसमें मैं किसी से सुना था या डॉक्टर से पूछा था तो उसने बताया कि जो है स्प्रुलिना देंगे तो थायराइड भी है इनको, तो दिक्कत हो सकता है कुछ, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये तीनों जो है इनको दिया जा सकता है? शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है। हाँ, हेलो। जी है सर, वो भी है। दिया जा सकता है। मैंने अच्छा अपने थायराइड पेशेंट को स्पिरुलिना दिया है। अच्छा हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट को स्पिरुलिना मैंने दिया है। और मेडिसिन, जो एलोपैथी मेडिसिन चल रही थी, थायरॉक्सिन 150 mg चल रही थी, हाँ जो विद इन अ मंथ करीब डॉक्टर ने 100 नहीं, 50, मतलब 100 रिड्यूस कर दिया है, 50 mg पे आ गए हैं। अच्छा, तो मतलब शुगर, थायराइड, आप बीपी। स्पिरुलिना को पूरा भोजन माने। हाँ हाँ, तो ये इनको खाली पेट दिया जा सकता है? मतलब ये जो देते हैं थायराइड का दवा, उसको भी खाली पेट ही देना पड़ता है? और स्प्रुलिना को भी उसके साथ दे सकते हैं? स्पिरुलिना को आप खाना खाने के साथ भी। खाना खाने के साथ? हाँ। नहीं, उनका वेट भी सर हाइट के हिसाब से ज्यादा है। कितना है? वेट जो है ना, हम्म। उनके हाइट के हिसाब से अप डाउन होता रहता है। अच्छा, मतलब वेट ज्यादा है। हाँ, हाँ तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, इस वजह से है वेट। हाँ हाँ, क्योंकि उनको थायराइड भी है, उनको डायबिटीज भी है क्या? आपने ऐसा कुछ हाँ, बोला है? डायबिटिक भी है और बीपी भी है। हाँ, तो डायबिटीज भी है, बीपी भी है। अब ये देखिए कि डायबिटीज किस लिए हो रहा है। ये डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हम्म। ठीक है। हम जितने भी खाना खा रहे हैं, हम जितने भी दवाई ले रहे हैं, सिंथेटिक मेडिसिन, उसके अंदर किसी न किसी रूप से फ्री रेडिकल जन्म ले रहा है। और फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस स्थिति में आप स्पिरुलिना दे रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एक पूरक भोजन है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि इसको देने से थायराइड बढ़ेगा या थायरॉक्सिन की गोली की मात्रा बढ़ेगी। तो आप दे सकते हैं। मेरे जो क्लिनिकल रिपोर्ट है, मेरे जितने पेशेंट को दिया है, सभी को थायरॉक्सिन के साथ जिनको स्पिरुलिना दिया है, उनका कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। केवल उनको थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि ऐसा अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो वो क्यों हो रही है। दूसरा, आपने कहा कि उनको पैरालाइज है, मतलब क्या उनके ब्रेन में कहीं ब्लड क्लॉटिंग
है क्या? अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है तो क्या होता है, ब्रेन से उस अंग को संवेदना पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसे स्थिति में अगर आपको कोई फूड सप्लीमेंट देना है तो वो सबसे अच्छा फूड सप्लीमेंट हमारे ओमेगा 3 इज द बेस्ट ऑफ वन। और दूसरा फूड सप्लीमेंट पॉमग्रेनेट है। पॉमग्रेनेट क्या करता है, उसके अंदर जो 3 अवयव है, एलर्जिक एसिड और पुनिकेलाजिन, ये सब क्या करता है, हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर कोई फ्लेक्सिबल बनेगा तो क्या होगा कि नस जो है स्पष्ट होने की संभावना कम हो जाती है या उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाती है दबाव को। हमारे जितने भी पैरालिसिस के जो पेशेंट आते हैं सबके साथ हाई बीपी जुड़ा हुआ रहता है, और हाई बीपी के वालों को ही जनरली, अगर किसी को मस्तिष्क में चोट नहीं लगा है तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे स्थिति में हमें मेडिकल सहायता तो लेना ही चाहिए। अगर फूड सप्लीमेंट अगर हम दे सकें तो ये दो जो फूड सप्लीमेंट 3 बताया, जो स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, हमारे पॉमग्रेनेट जेली दे सकते हैं, और ओमेगा 3, ये तीनों बहुत ही शानदार रिजल्ट आना। सर एक क्वेश्चन आया है चैट और में। किसी का जी, एक क्वेश्चन आया है सर चैट बॉक्स में कि स्पाइरुलिना और ओमेगा 3 क्या हम बच्चों को दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नरेट करूंगी कि व्हाट इज द एज टू गिव स्पाइरुलिना एंड ओमेगा 3? देखिए, ओमेगा 3 के अंदर सम्मिलित है, हम जो एटॉमिक ओमेगा 3 है उसके अंदर सनफ्लावर से ऑयल भी उसके अंदर मिक्स है। लेकिन उसमें ये भी कहा है अगर वो 5 साल से कम है तो उनको नहीं देना ही बेहतर है, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डेवलप होता है। लेकिन स्पिरुलिना जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा बेटा जो है करीब 3.5 साल का है, तो मैं उसको थोड़ा सा उसके खाने में या जो चावल खाता है या जो सॉलिड फूड लेता है उसके अंदर मिक्स करता हूँ। तो ऐसा कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से तो उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो अ, हरी सब्जी अगर खा सकता है तो इसको बना भी लेने में कोई हर्ज जी सर। नहीं। हाँ, दूध पीते बच्चे को ना दें, क्योंकि माँ के दूध में इतना सब कुछ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल से ऊपर है तो इसको लूना देने में हर्ज नहीं। लेकिन ओमेगा 3 का ऐसा मैंने अभी तक तो किसी पेशेंट को नहीं दिया है। मैंने जितने को दिया है जो 20 जो सबसे कम उम्र का था वो लड़का जो 16 साल का, 16 साल का था, जिसको पेप्टिक अल्सर नहीं कह सकते हैं उसको, उसको कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलाइटिस के अंदर अल्सर। और 3 साल से वो पीड़ित था, दिन में 3-4 बार पोटी जाता था, तो उसी टाइम उनके ब्लीडिंग भी होती थी, वो दुबला पतला हो गया था वो। अब ओमेगा 3 पहले दिया उसको न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, फिर ओमेगा 3, और बाद में मैंने कहा अब हिमोहिम ले लीजिए, तो वो पेशेंट भी। जी सर, नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है श्याम सुंदर जी के। आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर सरकार, मुकुल सरकार सर, नमस्कार। जी हाँ, मैं वेस्ट बंगाल बर्धमान से हूँ, बर्धमान से। तो जी, मेरा হ্যাঁ, বলুন মাদের বলুন। হ্যাঁ আমার বাংলায় বলবো, বাংলা বাংলা বেঙ্গলি चलेगा, बेंगोली हाँ हाँ हाँ, बेंगोली बांग्ला चलेगा, हाँ गुजराती चलेगा। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ बांग्ला भी चलता है और हिंदी भी चलता है, ठीक है कोई बात नहीं, बांग्लाয় हिंदी বলছি। हिंदी बोले तो ज्यादा हिंदी में बोले, हिंदी अच्छा हिंदी में क्या सब लोग समझेंगे, अच्छा और बांग्ला बोलेंगे तो केवल मैं समझूंगा। एकदम ठीक है। तो मैं तो सबसे बड़ा बात ये है कि एटॉमी का मैं एक प्राउड कंसल्टेंट हूँ, क्योंकि एटॉमी में ज्वाइन करने के बाद मैंने एटॉमी प्रोडक्ट
का खुद यूज कर रहा हूँ और साथ साथ मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ, देती हूँ और ठीक है। लेकिन मेरा इस समय एक प्रॉब्लम हुआ है, वो है मेरा मम्मी की उम्र है 67 है, ऐसा होगा। जी जी और हाँ, उनके बोलिए। उम्र होगा उनका, हाँ, उनका एज है 67 है। जी हाँ, और हाइट 5 फुट 2 इंची होगा। हाँ, जी और उनके प्रॉब्लम है जो, वो है हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है। और हम्म, उनके साथ साथ उनका हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ, जी उनका रेगुलरली मेडिसिन चलते हैं। तो अचानक क्या हुआ, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उनका आंखों का ऑपरेशन, छानी ऑपरेशन कराया। हम्म, सर शायद जी नेटवर्क का इशू था, वो एग्जिट हो गए हैं। एंड अगर और किसी के कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप पूछिए, तब तक श्याम सुंदर जी आ जाएंगे, हम अनम्यूट का रिक्वेस्ट देंगे। हाँ, हेलो। हाँ जी सर, प्लीज शॉर्ट एंड क्वेश्चन हाँ पूछिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, एकदम सर। तो क्या हुआ, मेरा मम्मी का अ, हटा मुख से और नाक से भी ब्लड शुरू हुआ निकलना। ठीक है, मैंने हॉस्पिटलाइज किया और करने के बाद 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका छोड़ भी दिया। तो इस समय क्या हुआ, उनका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, बहुत सारी ब्लड निकल गया। तो निकलने के बाद ऐसा हुआ, और उनका तबीयत एकदम मैंने एकदम कम हो गया, तबीयत एकदम ठीक नहीं है, हैं। उनका शरीर का जो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस समय हम एटॉमिक का कोई भी सप्लीमेंट यूज कर दे सकते हैं क्या, वही जानने के लिए मैं बोल रही हूँ। ओके सर। आप देखिए, आप ऐसे स्थिति में पॉमग्रेनेट ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे। पॉमग्रेनेट जो है आपके मम्मी के हार्ट पे, उस पे भी काम करेगा। आपके जो मिनरल्स है उसकी कमी पूरा करेगा, तो जो वीकनेस है वो ठीक होने लगेगा। मिनरल्स की वजह से हीमोग्लोबिन जो लॉस हुआ है वो तुरंत डेवलप होना शुरू हो जाएगा आयरन की वजह से। तो हीमोहिम द सुटेबल फूड सप्लीमेंट आपके मम्मी के लिए ये है। जी जी सर, अगला क्वेश्चन शकुंतला जी का हैंड रेज है, प्लीज आप अपना सवाल पूछें। एक मिनट, मैंने इनको जी जी। क्या, एक मिनट, इनको क्या बोला मैं? पॉमग्रेनेट बोला है क्या हिमोहिम बोला है? मुझे ये पोमेग्रेनेट। लिखने में ये, ये अभी हाँ, पॉमग्रेनेट से ज्यादा अच्छा काम करेगा, हिमोहिम नहीं। पॉमग्रेनेट इज अ सुटेबल फूड सप्लीमेंट। जी सर। जी शकुंतला जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मराठीतून बोलू? मराठी आम्ही पूरा पूरा नहीं समझता हूँ। हिंदी में बोलेंगे तो सभी लोग अच्छा, जानेंगे। थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, बोलू? हाँ हाँ, प्लीज। जैसे आता है वैसा सर, बोलो। एक पेशेंट है शुगर का, जी जी। तर उसका उम्र है 80। तो कितना है क्या उम्र? देना पड़ेगा, क्या क्या देना पड़ेगा? ऐसे कांपते है वो, शरीर असं कपरा है, असं ताकत नहीं एज रही क्या बताई आपने, शरीर में। एज क्या बताई है, उम्र क्या बताई? 80। 80 साल। ओके जी डॉक्टर साहब। इनको सबसे अच्छा रहेगा पॉमग्रेनेट जेली दीजिए, ओमेगा 3 दे सकते हैं, और एस्पाइरुलिना दे सकते जी सर। सर एक सवाल मेरे हैं। ये पास है। तीनों चीज उनको ठीक है। और दूसरा,
ब्लड शुगर, उनको दूध पीना कैसा लगता है, तो अगर वो दूध लेते हैं तो रात को दूध देना बंद कर दीजिए। दूध लेना है तो दिन में लें, रात को ना लें। सोते टाइम दूध ना लें। वो डायबिटिक पेशेंट जो 80 ईयर ओल्ड है और पोमेग्रेनेट लेंगे तो शुगर कंट्रोल होना शुरू होगा, क्योंकि एज फैक्टर है। तो और जिनके हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ओमेगा 3 अपने नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, पोमेग्रेनेट नर्वस सिस्टम में काम करेगा। एस्पिरुलिना जो हैवी एंटीऑक्सीडेंट है, उनके बॉडी से टॉक्सिन रिमूव होने लग जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने लगेगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट आते हैं। जी मैम। सर अभी चैट में एक मैसेज आया है कि क्या पोमेग्रेनेट देने से शुगर लेवल बढ़ता है? जैसे कि अभी हम आप जैसे इन्हें रेकमेंड कर रहे हैं पोमेग्रेनेट। हाँ, मैं देखिए, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जेली खाने से शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का एडेड शुगर नहीं है, मतलब शुगर ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अगर डाइटिशियन जो नेचुरोपैथी से जो मरीज ठीक होते हैं, उनको खाने के अंदर पहले फ्रूट्स दिया जाता है, उसके बाद सलाद दी जाती है, और उसके बाद जो रोटी चावल जो खाना चाहते हैं वो खाना देते हैं। और शुगर पेशेंट को जो रात को दूध लेना, अगर किसी तरह का दूध लेते हैं, चाहे गाय का, भेड़ का, किसी तरह का दूध लेते हैं, एनिमल फूड बंद कर दें, मिल्क हो, और उनको पॉमग्रेनेट जेली देंगे और उसको देंगे। जहां आप फ्रूट ले रहे हैं, जहां 5 तरह के फ्रूट लीजिए, जैसे आप केला ले रहे हैं तो केला पूरा एक ना लें, आधा ले लीजिए केला। चीकू ले रहे हैं 1/4 ले लीजिए। एप्पल ले रहे हैं तो हाफ ले लीजिए, या हाफ एप्पल ले लीजिए। और देखिएगा, ये डाइट अगर फॉलो करेंगे तो आपके जिनके भी शुगर है उसमें परिवर्तन आने लगेगा, पॉजिटिव वे में शुगर लेवल कम होने लगेगा। तो पॉमग्रेनेट यह क्या है, एटॉमिक का जो पॉमग्रेनेट है वो कंसंट्रेटेड, जो विदाउट, जो सिंथेटिक शुगर है, जो बनी बनाई शुगर है, वो किसी तरह से ऐड नहीं है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि भाई फल फ्रूट खाने से शुगर लेवल बढ़, केवल आपको डाइट वजह से पहले भोजन कर लें, जो भी है शुगर के पेशेंट है। आप केवल ये चीज 15 दिन फॉलो करें, और 15 दिन में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से बात करें कि डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के हमने ये फूड सप्लीमेंट दिया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर मैं बात, तब आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि एटॉमी भी यही कहती है कि जो रिजल्ट आपको मिलता है उसी पे करना चाहिए, बात करना चाहिए, तो आपको अवश्य रिजल्ट मिलेगा। सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है जी। कि आजकल हम पीसीओडी का एक इशू सुनते हैं। इसके बारे में कुछ आप बताएं जी। कि ये क्या है और एटमी इसमें हमें कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, पीसीओडी का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये जनरली ये होता है, एक बार निश्चित कारण मेडिकल बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ये डिस्ट्रेस की वजह से होता है। तो ऐसे लोगों को हम कौन से फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं जो पीसीओडी के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस को ठीक कर सकता है? वो है हमारे पास पॉमग्रेनेट जेली, और दूसरा है एस्पिरुलिन। ये 2 प्रोडक्ट मेरे हिसाब से उस पे काम करना चाहिए, जी क्योंकि सर। पीसीओडी में तो जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं साइकोलॉजी उसके साथ भी ऐड करता हूँ, और उसको मैं कंसिडर करता हूँ। जैसे अभी एक पेशेंट मैंने हैंडल किया है, तो ऐसे पेशेंट को जो पीरियड की जो इशू है वो 2-3 महीने के बाद अक्सर आता है, और जब आता है किसी किसी पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में
अगर ऐसा है तो ब्लड लॉस भी होता है, वीकनेस आता है, तो पोमग्रेनेट जेली इज द सुटेबल फूड सप्लीमेंट और एस्पिलोन आर द सुटेबल फूड सप्लीमेंट। जी थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हैंड रेज हुआ है राकेश जी का। राकेश जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मुकुल सरकार नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक पेशेंट है, उनका ESR बढ़ा हुआ है, तो उनको क्या बेस्ट रहेगा अपने प्रोडक्ट में? देखिए, अगर किसी पेशेंट का ESR बढ़ा हुआ है जी तो इसका मतलब उस व्यक्ति के बॉडी में किसी ना किसी तरह के इन्फेक्शन है। ऐसे पेशेंट, इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी जो है वीक है, तो ऐसे पेशेंट को अगर ट्रीट करना है तो हमारे पास सबसे अच्छा हिमोहिम है। हिमोहिम द बेस्ट ऑफ फूड सप्लीमेंट, दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है हिमोहिम। जी तो हाँ, मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी उनकी, तो पहले रिपोर्ट में आया था उनका 70 और आज ताज़ा रिपोर्ट करा के लाया था, उसमें आया 80% बढ़ा हुआ है। 1 महीने से डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, उनसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ अभी। देखिए, ESR जो है ये एक सिम्टम्स को इंडिकेट कर रहा है कि उनके बॉडी में इन्फेक्शन है। जी जी कि वो इन्फेक्शन किस ऑर्गन में है, क्यों है, उसकी जो पैथोलॉजी है वो फाइंडिंग करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो वो जितना आप फाइंडिंग करने में जाएंगे तब तक आप हिमोहिम दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओके सर, ओके। जी सर। हाँ, नेक्स्ट हाँ, हैंड हिमोहिम इम्यूनिटी के लिए द बेस्ट। नेक्स्ट हैंड रेज है डॉक्टर RK आनंद। सर प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर, प्लीज जी आस्क सर। योर क्वेश्चन। हेलो जी सर। सर को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर RK आनंद फ्रॉम जी सर। बिजनौर यूपी। बिजनौर। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। एक पेशेंट अभी शुगर के बारे में जो बता रहे थे, वो दूध के लिए मैंने उसको अवॉइड किया जी और इसको हीमोहिम वगैरह या मान लो जो आप पाम बता रहे हैं कैप्सूल वगैरह, ये मैंने उसको प्रोवाइड कराया है। लेकिन अगर वो दूध नहीं लेता तो उसको नींद नहीं आती, ऐसा क्यों है? अगर वो दूध लेता है और फूड सप्लीमेंट ना लेकर के तो नींद अच्छी आती है। और ब्लड लेवल उसका जो है शुगर का लगभग 270 के आसपास रहता है, 70-80। ये तो ऐसा रैंडम रहता है। क्या किया जाए सर? 270 नहीं, 270 रैंडम रहता है या फास्टिंग है? ये जो है डाइटिंग है सर, 270 खाना खाने के बाद। हाँ हाँ। नॉर्मल इनको अगर हम देखिए, उसका शुगर इनको तो उसका 140 के आसपास रहता है। खाली पेट 140 फास्टिंग, ठीक है। हाँ 140। तो मुझे थोड़ा सा दोबारा मैं दवाई मैं लिख नहीं पाया था, थोड़ा सा मुझे दोबारा इसलिए मुझे हैंड राइट करना पड़ा। थोड़ा सा मुझे नोट करा दे सर। देखिए, अगर कोई पेशेंट डायबिटीज का है तो उसको पोमग्रेनेट खाना खाने से पहले दीजिए, ठीक है। अच्छा और पहले। उनके बाद कहिए, हाँ, और खाना खाने बैठे तो पहले पोमग्रेनेट खाए, फिर सलाद खाए, और फ्रूट अगर उसके साथ लेना चाहे तो फ्रूट भी लें, और अच्छा इसके बाद जो आप खाना खाते हैं रेगुलर वो खाएं, पहली बात। जी 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 जी। ठीक है। और एस्पाइरुलिना जो लें तो खाना खाने के बीच में ले लें। अच्छा स्पाइरुलिना मैं दे रहा हूँ उसको कंटिन्यू।
हाँ ठीक किया, पॉमग्रेनेट देंगे तो उसके रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, रिजल्ट बढ़िया है उसका। डायबिटिक पेशेंट के, अच्छा जी। डायबिटिक पेशेंट को दूध पिए बिना नींद नहीं आती, तो ऐसे हाँ पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे पेशेंट को क्यों नहीं आ रही है? तो वो एक हाँ क्लिनिकल डॉक्टर ऑब्जर्वेशन का विषय है, लेकिन जी अगर ऐसा है तो उनको ब्लैक कॉफी लेने के लिए कहिए। ब्लैक जी कॉफी, एटॉमी का ब्लैक कॉफी जी। आता है, उससे बहुत नींद अच्छी आती है, ब्लैक कॉफी। उनको कहिए अगर नींद अच्छा, नहीं आ रही है कोई बात नहीं, सुबह उठ के स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी लें। नींद नहीं आने से जो उपद्रव होता है वो नहीं आएगा, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओके सर, जी ओके, थैंक यू। जी जी, वेलकम। सर एक चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है और इसके साथ ही हम सेशन को रैप अप करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 60 साल की कोई एक महिला है और उन्हें 17 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम है और बाकी सभी ट्रीटमेंट से उन्हें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में एटमी के कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए और नहाने के लिए साबुन के अलावा क्या इस्तेमाल करना है? जी सर। देखिए, अगर सोराइसिस का अगर पेशेंट है, रिकरिंग डीप स्किन और ऑर्गन एब्सेस अगर हो रहा है, तो इसका मतलब वो सोराइसिस पेशेंट को इम्यूनिटी वीक हो सकता है। अगर कोई स्किन डिजीज बार बार आ रही है तो सोराइसिस का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। ठीक है, एटॉमिक के माध्यम से उसको अगर ठीक करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि बॉडी क्लींजर से नहाएं। पहली बात, साबुन को अवॉइड करें, और अगर वो लेना चाहें तो हिमोहिम और स्पिरुलिना लें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जी सर। और एक बॉडी लोशन भी आता है, हिमोहिम का एक बॉडी लोशन आता है, क्योंकि जब सोराइसिस स्किन सोराइसिस होता है तो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, फटने लग जाता है। अगर ठंड के टाइम अगर ठंड के टाइम फट रहा है स्किन, तो उसके लिए सिम्टमाइज ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर की जरूरत है, तो कोई पैसे की जरूरत है। तो यहाँ फूड सप्लीमेंट में ये तीनों दीजिए, बॉडी लोशन, बॉडी क्लींजर और हिमोहिम। मेरे जी सर। हिसाब से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जी थैंक यू डॉक्टर सरकार, आपकी वैल्यूएबल नॉलेज का ऐसे है, जितना क्वेश्चंस आते जाएं हम सुनते चले जाएं, और इट इज नेवर एंडिंग काइंड थिंग। एक हैंड रेज हुआ है, लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन, और अगले संडे हम, अगर आप सबकी डिमांड होगी तो सिमिलर क्वेश्चन सेशन हम और भी प्लान करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर और उसके बाद सेशन को रैप अप करेंगे। डॉक्टर शाहनवाज जी हैं सर, आप अपना सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी सर। हाँ, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ श्रीनगर कश्मीर से। जी जी थैंक यू वेरी मच कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन है हमारे लिए। रियली वी आर थैंकफुल ऑफ यू पीपल कि इतना अच्छा जो हमारे लिए सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। सो मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। बेसिकली एक पेशेंट है, डायबिटीज वाला पेशेंट है, शी माइट बी इन 60-65 के बीच में होगा। तो साथ साथ उसमें उसका दवाइयाँ, रोज दवाइयाँ लेते हैं, खाने से पहले कोई इंसुलिन नहीं लेते लेकिन टैबलेट्स लेते हैं, तो उनका शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी एब्रप्टली उसका जो शुगर लेवल होता है वो फास्टिंग में 130-140 तक रहता है, लेकिन समटाइम्स ये डिप होके 60s-50s में भी जाता है। लेकिन दवाई जो है वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं, मॉर्निंग में भी
बिफोर लंच और शाम को भी बिफोर डिनर लेते। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है अगर वो रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं और जो उसको प्रिकॉशंस लेने होंगे जो डॉक्टर साहब ने बोला वो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो शुगर लेवल है वो कोई जो है वो फ्लक्चुएट होता जा रहा है। तो हमें क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा इन सारी चीजों को लेकर? बिल्कुल ठीक है। प्रिकॉशन में आप उनको नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद एक टॉनिक है। अगर नींद ठीक नहीं आ रही है तो आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। पहली बात, रात को अगर दूध पी रहे हैं तो बंद कर दीजिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हमारा डायबिटीज, तो नींद अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बीमारी, और एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, शुगर के जो पेशेंट होते हैं शुगर को बीमारी नहीं मानते, तो एक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। केवल हमारा पेनक्रियाज अगर ठीक से काम करने लग जाए तो हमारी शुगर ठीक हो जाए। पेनक्रियाज काम क्यों नहीं करता? पेनक्रियाज काम इसलिए नहीं करता कि उसके साथ में लीवर जुड़ा हुआ। उसका परिशोधन कौन करता है? लीवर करता है। कैसे करता है? कि वहां से जो टॉक्सिकेटेड ब्लड है जिसके अंदर फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल को टॉक्सिक को रिमूव करने का काम लीवर करता है। तो लीवर ठीक रखना जरूरी है। पहली बात, लीवर ठीक रहेगा तो उसके जो टॉक्सिक रिमूव करने का काम लीवर करेगा। दूसरी बात, हम जो खाना हमारे हजम नहीं हो रहा है वैसे खाने को हम हमारे पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में हम वो भोजन ना लें जो हमारे पाचन क्रिया के लिए, हजम करने के लिए दिक्कत पैदा करता है। तो पहला कारण अच्छी नींद, दूसरा लीवर ठीक कर दीजिए जिससे कि पेनक्रियाज की जो टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाए। और टॉक्सिन रिमूव होते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो ठीक होने लगता है। तो इसका मतलब केवल आप अपने खाने में सुधार कीजिए। खाने में सुधार कैसे कर सकते हैं? खाने में सुधार ऐसे कर सकते हैं कि आप पोमेग्रेनेट ले रहे हैं, पोमेग्रेनेट लेने के बाद कुछ फ्रूट्स खाएं अलग अलग थोड़े थोड़े, और सलाद दीजिए। सलाद और फ्रूट इसका आपके वजन के को 5 गुना कर लीजिए। उससे जितना ग्राम, जितना संख्या आता है उतने ग्राम। जैसे कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको 5 से गुना करेंगे तो वो करीब 300 आएगा। ठीक है, उसको 300 ग्राम का आपका, तो पहले जो चावल रोटी वो खाते हैं उसको ले लीजिए। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो सलाद की जगह या उसके बीच में, और अंकुरित दालें ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप भोजन करें। आप जब सुबह उठ गए हैं तो थोड़ा वर्कआउट करके 1 घंटे के अंदर आप अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट में दूध और मिल्क से बने प्रोडक्ट का अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप ब्लैक कॉफ़ी, एटोमिका है, ब्लैक कॉफ़ी दीजिए। और ये जो मैंने बताया इसको आप फॉलो करें, और 15 दिन बाद आप शुगर लेवल चेक करा के देखिए। जो आपके 140 और 50 आ रहा है फास्टिंग, वो 110 और 20 के बीच में, और नहीं आता है तो मेरे को कॉल कीजिए। जी सर, कंप्लीटली वैल्यूएबल सेशन मैं ये कहूंगी, बहुत ही बेहतरीन सेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरकार।